एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 6 स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का लेसन नंबर 8 गांव, शहर और व्यापार। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो अंत तक वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको एनसीईआरटी का सारा सॉल्यूशन इस चैनल पे मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लोहार की दुकान पर प्रभाकर नाम का एक बच्चा है जो लोहार की दुकान में एक लोहारों को क्या कर रहा है, काम करते हुए देख रहा था। ठीक है, एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे हुए थे। हंसिया देखा होगा ना आप लोगों ने, गांव में ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, शहरों में इतना अब ये देखने को नहीं मिलता है ना। और दूसरी ओर क्या जल रही थी, भट्टी जल रही थी और भट्टी में क्या हो रहे थे, औजार बनाने के लिए दो लोग क्या किए थे, लोहे की एक छड़ को गर्म करके उसे पीट रहे थे। ठीक है, क्योंकि लोहे में अगर आकार देना होता है तो उसे गर्म करके ही दिया जाता है। तो प्रभाकर ना ये सब देखकर बड़ा उसको मज़ेदार लग रहा था। तो ये स्टोरी से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इस चैप्टर में अलग अलग औजारों के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि लोहे का इस्तेमाल कहाँ हुआ, लोहे से कौन से औजार बनाए गए, कौन से उपमहाद्वीप में इसका इस्तेमाल हुआ, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो सीटेट के लिए और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तुमने देखा हो, देखो यहाँ देख सकते हो कि लोहे से क्या क्या बनता है, ये सरसी बनता है, ये भी कुछ है और ये भी कुछ है ना। तो देखिए ये सारा इस्तेमाल होता है। फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका, लोहे के औजार और खेती। तो लोहे का जो प्रयोग है ना, आज एक आम बात हो गई है कि हर एक इंसान लोहे का इस्तेमाल कर रहा है। इनफैक्ट लोहे से भी हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और हम लोग स्टील, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, है ना। पर लोहे का इस्तेमाल भी एक ज़माने में बहुत ज़्यादा होता था। लोहे की जो चीज़ें हैं वो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का क्या बन चुकी है, हिस्सा बन गई है। ठीक है, ये इस उपमहाद्वीप में लोहे का जो प्रयोग है वो लगभग 3000 साल पहले ही क्या हो गया था, शुरू हो गया था। 3000 साल पहले ही शुरू हो गया था। ठीक है, महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हुए हैं, है ना। महापाषाण कौन सा काल है, जहाँ पर पत्थरों के बड़े बड़े पत्थर मिले हैं। महापाषाण मतलब कि बड़े बड़े पत्थर मिले हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं महापाषाण काल। तो महापाषाण काल में बहुत सारे लोहे के औजार और हथियार जो हैं वो बड़ी संख्या में मिले हुए हैं। ठीक है, और इसके बारे में हमने क्लास 4 में भी पढ़ लिया है, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। 2500 साल पहले की अगर हम बात करें तो लोहे के जो औजार का जो डिमांड था और जो उसका उपयोग है वो ज़्यादा प्रमाण में मिलता है। ठीक है, और जंगलों को साफ़ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल, ये सारे लोहे के ही बनाए जाते थे, जैसे कि हमने अध्याय 5 में पढ़ा था। ठीक है, और लोहे का जो फाल होता है इसका इस्तेमाल कृषि उत्पादन के लिए भी हम करते थे, क्योंकि ये क्या करता था, ज़मीन को ज़्यादा उपजाऊ बनाता था। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हंसिया, कुल्हाड़ी, सरसी जैसे चित्र बनाए गए हैं, है ना। और ऐसे बहुत सारे चित्र हैं जिसका इस्तेमाल हम आज के डेट में भी करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। कृषि उत्पादन में मतलब कि इतना ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पा रहा था, तो उसकी उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाए गए, तो सिंचाई एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, सिंचाई में क्या है, समृद्ध गांवों के बिना, अगर गांव जो है वो समृद्ध नहीं है, अमीर नहीं है, फसलें अच्छे से नहीं उग पा रहे हैं, अगर वहाँ के गांव के लोगों के लिए ही ठीक से खाने के लिए नहीं है, तो राजाओं और उनके राज्यों को वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर एक गांव समृद्ध है तभी राजा भी समृद्ध रहेगा और वो टैक्स वगैरह ले पाएगा, है ना। तो जिस तरह से कृषि के विकास में
नई नई चीज़ें आई, जैसे कि औज़ार आए तथा रुपाई आई, है ना। ये सारे महत्वपूर्ण कदम रहे हैं कृषि के लिए। उसी तरह अगर हम बात करें तो सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई है। समय समय पर पेड़ पौधों को पानी देना, फसलों को पानी देना, ये भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई है। ठीक है, तो इसीलिए सिंचाई के लिए उन्होंने क्या किया, सिंचाई के लिए उन्होंने नहरें बनाना स्टार्ट किया, कुएं बनाना स्टार्ट किया, तालाब बनाना स्टार्ट किया तथा कृत्रिम जलाशय भी बनाना शुरू किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कृषि के लिए, कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए किया गया। ठीक है, औज़ारों का इस्तेमाल किया गया, रुपाई की का जो सिस्टम था उसको भी अपनाया गया और सिंचाई भी की जाने लगी। ठीक है, और इस चार्ट में सिंचाई से आए परिवर्तन भी दिखाए गए हैं। चलिए वो हम देख लेंगे कौन से हैं। लोगों द्वारा क्या होने लगा, परिश्रम किए जाने लगा, किसानों को लाभ मिला क्योंकि उत्पादन जो है वो बढ़ने लगा, है ना। कर अदा करने के लिए किसानों का उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया क्योंकि किसान जो है वो क्या पे करेंगे, टैक्स पे करेंगे। तो सिंचाई के जो किसान हैं उनके पास ही अगर सफिशिएंट मात्रा में उत्पादन नहीं हो रहा है तो वो लोग टैक्स कैसे पे कर पाएंगे, इसलिए राजाओं ने ये सारी तकनीक अपनाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उस गांव में आखिर कौन से लोग रहते थे। ठीक है, तो इस उपमहाद्वीप में दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। कौन से तरह के, कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। ठीक है, तमिल क्षेत्र में बड़े बड़े जो भूस्वामी होते थे, जिसके पास बहुत सारे ज़मीन हुआ करती थी, उनको वेलल्ला कहा जाता था। ठीक है, जो साधारण हलवाओं है, मतलब कि जो सिर्फ साधारण हल चलाते हैं खेतों में, उनको उणवार कहा गया। जो भूमिहीन मजदूर है, जिसके पास भूमि ही नहीं है, तो उसको क्या कहा गया, दास कैडिसियार या फिर अधिमही कहलाए गए वो लोग। तो ये 3 प्रकार के लोग थे, जिसके पास बहुत सारा ज़मीन है वो लोग, और जो खेतों में हल जोतते हैं वो लोग, और जिसके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है वो लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देश के उत्तरी हिस्से की अगर हम बात करें तो गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता था वो ग्राम का भोजक कहलाता था। ठीक है, और गांव का प्रधान व्यक्ति कौन होगा, जिसके पास बड़े बड़े ज़मीन है, जो भूस्वामी का मालिक है। ठीक है, तो सबसे बड़ा भूस्वामी का मालिक है, उसको ही गांव का क्या बनाते थे, प्रधान बनाते थे, जिसको क्या कहते थे, ग्राम भोजका कहते थे। ठीक है, अक्सर एक ही परिवार के जो लोग होते थे इस पद को कई पीढ़ियों तक हैंडल करते थे। ठीक है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उनके फैमिली मेम्बर ही क्या बनते थे, ग्राम भोजका बनते थे। मतलब कि ये जो पद होता था वो आनुवांशिक होता था। ठीक है, ग्राम भोजका कौन होते थे, वो आमतौर पर इसके पास बड़े भूस्वामी के मालिक हैं वही होते थे। ठीक है, साधारणतया इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर ही काम करते थे, क्योंकि उनके पास बहुत सारी ज़मीन है ना। तो इनके अंदर में कौन काम करते थे, दास लोग और मजदूर लोग ही काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली ये लोग होने के कारण राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। किसको सौंपते थे, भूस्वामी वालों को, क्योंकि भाई उनके पास क्या है, पावर है ना। बहुत सारी ज़मीन होने की वजह से ये तो खुद क्या कर रहे हैं, अपने अंडर में लोगों से काम करवा रहे हैं। तो जो राजा होते थे वो क्या बोलते थे कि तुम ही टैक्स वसूला करो, टैक्स वसूलने का काम इन लोगों को ही दे दिया जाता था। ठीक है, और ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ठीक है, न्यायाधीश मतलब कि जो जुडिशरी होती है, कुछ ने क्राइम किया तो उसको पनिशमेंट देने का काम भी इनका ही होता था। और समटाइम्स पुलिस का काम, कहीं पे चोरी हो गई, डकैती हो, किसी ने किसी को मार दिया, तो वो वाला काम भी इनको ही करना पड़ता था। ठीक है, ग्राम भोजकों के अलावा
अन्य भी क्या थे, स्वतंत्र कृषक भी होते थे वहाँ पर, ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाने लगा, गृहपति कहते थे। जो स्वतंत्र कृषक है, जो किसान थे, है ना, तो उन्हें क्या कहा जाने लगा, गृहपति वो लोग कहते थे। और ज़्यादातर जो छोटे किसान ही होते थे वहाँ पर, ज़्यादा बड़े किसान नहीं होते थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ स्त्री पुरुष भी थे जिसके पास अपनी खुद की कोई ज़मीन नहीं होती थी, तो उनको क्या करना पड़ता था, दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरे की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अब भाई देखो, उनके पास खुद की ज़मीन ही नहीं है तो उनको क्या करना पड़ेगा, दूसरों के ज़मीन पर ही काम करना पड़ेगा ना। तो ये क्या करते थे, दास की तरह दूसरे के ज़मीन पर काम करते थे और कुछ पैसा मिलता था जिससे अपनी जीविका को वो चलाते थे, ठीक है। अधिकांश गाँवों में लोहार भी थे, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, ये सारे शिल्पकार पाए जाते थे, ठीक है। तमिल की जो प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहते हैं, संगम साहित्य कहते हैं। और जो इनकी रचना है वो अप्रॉक्सीमेटली 2300 साल पहले की गई थी, इसलिए इनको क्या कहा जाने लगा, संगम कहा जाता है, क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता है। और गांव में रहने वाले जितने भी तमिल नामों का उल्लेख किया गया है वह संगम साहित्य से पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए किसके बारे में बात हो रही है, आहत सिक्के। ये आहत सिक्के सीटेट में आता है कि आहत सिक्के के बारे में कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो जो आहत सिक्के हैं वो सामान्यतः कौन से आकार के होते हैं, आयताकार होते हैं और कभी कभी वर्गाकार और कभी कभी गोल भी होते थे, ठीक है। और ये किसके बनते थे, धातु की चादर को काटकर या फिर धातु के चपटे गोलिकाएं से इसको बनाया जाता था। और इन सिक्कों पर कुछ लिखा नहीं होता था, बल्कि इस पर चिन्ह या फिर थप्पे बनाए जाते थे, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आहत सिक्के कहा जाता है। और इस सिक्के में, ये जो सिक्के हैं उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक इसका प्रचलन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये है आहत सिक्के, ठीक है। ये किसके बनते हैं, इसको चपटा करके या फिर कोई भी निशान थप्पा वप्पा बनाकर इसको बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सिक्के। तो पुरातत्वविदों को इस युग के हज़ारों सिक्के मिले हुए हैं, ठीक है। ऐसे टाइप के कितने सिक्के मिले, हज़ारों सिक्के यहाँ पे मिले हुए हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। सबसे पुराने सिक्के का नाम क्या है, आहत सिक्के है, ठीक है। और वो कितने साल तक चले, 500 साल तक चले। नीचे इसका डायग्राम भी दिया गया है। और इसमें क्या होता है, चांदी या फिर तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियाँ बनाई जाती है, आहत करके बनाई जाती है, मतलब उसको ठोक कर बनाई जाती है, उसमें थप्पे बनाकर बनाए जाते हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, आहत सिक्के कहा जाता है। वापस से बोल रही हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सीटेट में इसका आता है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। अब यहाँ पे विनिमय के अन्य साधन है, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अनेक गतिविधियों के केंद्र। अब ना बहुत सारे गतिविधियों के केंद्र बन गए, क्योंकि अब बिजनेस भी तो स्टार्ट हो रहा है ना। तांबा अगर बन रहा है ना, तांबा मतलब कि अगर लोहा बन रहा है तो इसको मार्केट में ही बेचेंगे, है ना। तो इसके लिए बहुत सारे अलग अलग केंद्र बन गए, ठीक है, जिसमें से एक है मथुरा, ठीक है। तो मथुरा जो है वो 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्ते स्थित थे, ठीक है। इनमें से एक जो रास्ता था वह उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जाता था और दूसरा जो रास्ता था वह उत्तर दक्षिण की ओर जाने वाला था, क्योंकि जो मथुरा है वो बीचों बीच है ना, यूपी में देखोगे तो बीचों बीच मथुरा है, तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, ठीक है। और जो मथुरा है उसको शहर के चारों ओर क्या होती थी, किलाबंदी होती थी। इसमें अनेक मंदिर भी है ना। और आसपास के जो किसान हैं तथा पशुपालक जो है शहर में रहने वालों के लिए
भोजन जुटाते थे। और जो मथुरा है वो बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था, किसके लिए? मूर्तियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर मूर्तियाँ बनाने का ये केंद्र था, बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पे बनती थी। ठीक है, अब बात करते हैं 2000 साल पहले की। तो जो मथुरा है वो कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कुषाण कौन थे। ठीक है, और मथुरा जो है एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर, बुद्ध विहार है, जैन मंदिर भी है, और कृष्ण भक्ति का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है ना। मथुरा तो कितना फेमस है, आप लोग भी जानते हैं। वेद पुराणों से ही मथुरा जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर भी अनेक क्या मिले हैं? अभिलेख मिले हुए हैं। ठीक है, आमतौर पर यह संक्षिप्त अभिलेख है। संक्षिप्त मतलब कि शॉर्ट में, कट में लिखा हुआ है, जो स्त्रियों तथा पुरुषों के द्वारा मठों या फिर मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करता है। ठीक है, तो ये जो अभिलेख है वो किसके बारे में है? कि स्त्रियां मंदिरों में, मठों में क्या दान करते थे, जो पुरुष हैं वो मंदिर और मठों में क्या दान करते थे, इसकी संक्षिप्त जानकारी अभिलेख में मिलती है। ठीक है, और इसके अलावा शहर के जो राजा थे, जो रानी होती थी, जो अधिकारी होते थे, व्यापारी होते थे, तथा जो शिल्पकार होते थे, वो इस प्रकार का दान करते थे, उनके बारे में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो कौन से दान करते थे ये लोग? उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में लिखा है, सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बनाने वाले, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, ये सब लोग क्या करते थे? दान देते थे। जैसे कि अब टोकरी बनाने वाला है तो उसने टोकरी दान में दे दी, माला बनाने वाला है तो उसने माला बनाने के लिए दे दी, है ना। तो अलग अलग प्रकार का दान करते थे। चलिए आगे देखते हैं। शिल्प तथा शिल्पकार। तो पुरा स्थलों से शिल्पों के बहुत सारे नमूने मिले हुए हैं। ऐसे बहुत सारे पुराने पुराने स्थल हैं जहाँ पर अलग अलग शिल्प की चीज़ें मिली हुई हैं, है ना। इनमें से कुछ है, मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हुए हैं। ठीक है, काले चमकीले पात्र, जिसे क्या कहा जाता है? काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप में उत्तरी भाग में मिले हुए हैं। मिट्टी के बर्तन कहाँ मिले हैं? उत्तरी भाग में, पतले डिज़ाइन वाले। ठीक है, ध्यान रहे कि बहुत सारे ऐसे भी शिल्प होंगे जिसके अवशेष नहीं बचे होंगे, क्योंकि उनको उत्तरी भाग में सिर्फ काले मिट्टी के बर्तन ही मिले। ठीक है, तो जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन भी बहुत महत्वपूर्ण था हमारे यहाँ पे, है ना। उत्तर में वाराणसी, आपने सुना ही होगा, बनारस की साड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। दक्षिण में मदुरै। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध केंद्र थे कपड़ों के लिए। ठीक है, जहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर काम करते थे। चलिए आगे देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, जो शिल्पकार होते हैं ना, जो कुछ भी बुनकर होते हैं, कढ़ाई सिलाई बुनाई करते हैं, ठीक है, और जो व्यापारी होते थे, उन्होंने क्या किया? वो अपना ग्रुप बनाने लगे, मतलब संघ बनाने लगे, और इसी संघ को क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। ठीक है, जो भी शिल्पकारियों की श्रेणियों का काम, शिल्पकारों की जो श्रेणी होती थी, जो उनकी ग्रुप होती थी, उनका काम क्या होता था? प्रशिक्षण देना, मतलब लोगों को सिखाना कैसे किया जाता है। इसके अलावा कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का क्या करना? वितरण कराना, है ना। जबकि जो व्यापारी होते थे उनका काम क्या होता था? व्यापार का संचालन करना, है ना, कि व्यापार सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना। श्रेणियाँ जो होती थी बैंकों के रूप में भी काम करती थी, कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ पैसा जमा करना है। ठीक है, ये भी काम किसका होता था? श्रेणियों का, मतलब इनकी जो ग्रुप है शिल्पकारों की, उनका काम होता था, जहाँ लोग क्या करते थे? पैसा अपना जमा रखते थे, और इस धन का जो निवेश होता था वो लाभ के लिए करते थे वो लोग। ठीक है, ओके। इसके अलावा जो लोग
जो भी उनको पैसा मिलता था उसको जो वो लोग जमा करवाते थे, तो समटाइम्स उनका कुछ हिस्सा मतलब कुछ प्रतिशत उनको वापस से दे दिया जाता था। ठीक है, और बाद में जो थोड़ा बहुत पैसा बचा है उसको मठ आदि में या फिर धार्मिक संस्थानों में दे दिया जाता था। ठीक है, तो जो पैसा वो लोग सेव करते थे उसको वो लोग क्या करते थे, कुछ उनको खर्चा पानी के लिए दे दिया जाता था और जो बचे हुए हैं उनको धार्मिक स्थानों पर इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अब देखते हैं सूत कातने वाले और बुनने का नियम। सूत कातने और बुनने का नियम तो हमने ऑलरेडी अध्याय 7 में अर्थशास्त्र के बारे में तो पढ़ा ही है ना, कि किस प्रकार से ये क्या करते हैं, सूतों को कताई और बुनाई करते हैं, किस प्रकार से जो पदाधिकारी होते हैं वो उसकी देखरेख करते हैं, है ना। तो जो कटाई है, जो बुनाई है, वो अलग अलग प्रकार से होती थी, जैसे कि ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम जो होते थे वो विधवाओं या फिर असक्षम महिलाओं, भुखिणियों, वृद्धा, वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं, ये सबको ये सारे काम में लगाया जाता था। ठीक है, और इसके बाद इनको क्या मिलता था, अपने काम के लिए गुणवत्ता के अनुसार उनको पारिश्रमिक देना पड़ता था, मतलब कि सैलरी मिलती थी। ठीक है, जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती थी वो अपने दासियों को क्या करते थे, भेजकर कच्चा माल मंगवाते थे और फिर माल को वो लोग तैयार करके भिजवाते थे मार्केट में। ठीक है, वे औरतें जो कारखाने जा सकती थी, उनको जिसको मतलब कोई भी रोक टोक नहीं था, तो वो क्या करती थी, अपने माल को कारखाने तक वो लेकर जाती थी और जहाँ पर उनको पारिश्रमिक मिलता था, मतलब कि जो उन्होंने श्रम किया है उसके ऊपर उनको पैसा मिलता था। तो इससे पहले माल जो भी लेके जा रही है उसके अच्छी तरीके से जांच होती थी, रोशनी डालकर उसको निरीक्षक करते थे और इसके बाद उसको माल को एक्सेप्ट करते थे। ठीक है, इसके अलावा जो औरतें अपना काम पूरा नहीं करती थी उन लोगों को जुर्माना भी देना पड़ता था और समटाइम्स उनके अंगूठे भी काट दिए जाते थे। तो ऐसा पनिशमेंट मिलता था अगर कोई काम नहीं करता था तो। अब देखो यहाँ पे कुछ पत्थर है, मिट्टी के कुछ बर्तन हैं, दिख रहे हैं आप लोगों को। तो इसके ऊपर ब्राह्मी लिपि से अभिलेख लिखे हुए हैं। ठीक है, कौन सी लिपि से लिखे हैं, ब्राह्मी लिपि से लिखे हैं और प्रारंभ में ये तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। तो ये ब्राह्मी लिपि है और ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल तमिल के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो हिंदी है तो हिंदी के लिए क्या है, देवनागरी लिपि, है ना। तो उसी प्रकार से तमिल के लिए क्या है, ब्राह्मी लिपि, तो उसको क्या बोलते हैं, तमिल ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। चलिए देखते हैं लास्ट टॉपिक और इसके बाद चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सूक्ष्म निरीक्षण किया है किसका, अरिकामेडु का। मतलब अरिकामेडु क्या है, एक प्लेस है। अरिकामेडु जो है एक पोर्ट का नाम है जहाँ पर क्या होता है, समुद्री जो जहाज़ होते हैं उनका आवन जावन होता था। ठीक है, तो जो अरिकामेडु है वो 2200 साल पहले से 1900 साल पहले की बात है, जहाँ पर क्या होता था, अलग अलग दूर दूर से आए हुए जो जहाज होते थे उनके सामानों को यहाँ पर उतारा जाता था। ठीक है, और वहाँ पर एक ईंटों से बना हुआ ढांचा भी मिला हुआ है। तो ऐसा ये लोग अज्यूम करते हैं, कौन, जो पुरातत्व वाले हैं वो ऐसा अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर क्या रहा होगा, गोदाम रहा होगा, है ना, जो क्या करते हैं, सामान को उतार कर वहीं पर रखते होंगे। ठीक है, इसके अलावा भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर एम्फोरा जैसे पात्र मिले हुए हैं। इनमें शराब या तेल जिससे तरल पदार्थ जो है वो रखे जाते होंगे। ठीक है, इनमें क्या होता है, दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं, साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हुए हैं। ठीक है, इन्हीं इटली के एक शहर का नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, जो एरेटाइन है
उसको किसके नाम से जाना जाता है? क्योंकि इटली में एक शहर है एरेटाइन, तो उसके नाम से ही उसको जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। ठीक है, उसमें मुहर लगाना कैसे लगाएंगे लोग? गीली मिट्टी को कर देंगे और इसके बाद उसके ऊपर थप्पा मारते थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था। ठीक है, डिज़ाइन कैसा है? कहाँ का है? रोम का डिज़ाइन है, पर वे यही बनाए जाते थे। यहाँ पर रोमन के लेप मिले हैं, शीशे के बर्तन मिले हैं और रत्न भी मिले हुए हैं। ठीक है, साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हुए हैं जो संभवतः कपड़ों की रंगाई के लिए बनाए गए होंगे, है ना। यहाँ पर शीशे मिले हैं और बहुत सारे बहुमूल्य पत्थर भी मिले हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिली हुई हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण है यहाँ पे। ठीक है, बेरीगाजा जो है एक पोर्ट का नाम है। ठीक है, भरूच का यूनानी नाम की कहानी है ये। ठीक है, तो जो बेरीगाजा है वो क्या है? एक संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वाले के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था, है ना। तो राजा क्या करते थे उसके लिए? राजा क्या करते थे? एक नियुक्त करते थे कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे। ठीक है, जो क्या करते थे? जहाज ला सकते थे, क्योंकि मछुआरे जो हैं वो मछली पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल तो करते ही थे, समुद्र का इस्तेमाल तो करते ही थे, तो इसलिए वो इनको क्या करते थे? नियुक्त करते थे। ठीक है, अब बेरीगाजा में क्या क्या आता था? शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज कपड़े, सोने, चांदी, ये सारे सिक्कों, चांदी के सिक्कों का क्या होता था? आयात होता था। इसके अलावा ठीक है, ये सब हम लोग दूसरे देशों से लेके आते थे, आयात करते थे इसका। और हिमालय की जो जड़ी बूटियाँ हैं, हाथी के जो दांत हैं, इसके बाद गोमेद है, सूती कपड़ा है, रेशम है, इत्र, ये सारी चीज़ों को हम क्या करते थे? निर्यात करते थे यहाँ से। ठीक है, दूसरे देशों में इसको हम लोग भेजते थे। और जो भी व्यापारी होते थे वो खुश होकर राजा के लिए बहुत सारे उपहार भी लाते थे। इसमें से चांदी के बर्तन होते थे, गायक वगैरह होते थे, सुंदर औरतें भी गिफ्ट में देते थे, और अच्छी शराब और उत्कृष्ट कपड़े, ये सारे चीज़ें राजाओं को उपहार में दी जाती थी व्यापार करने के लिए। ठीक है, क्योंकि व्यापार जो है अच्छे से हो रहा था, इस राजा जो है वो खुश भी रहेंगे, क्योंकि राजा खुश रहेंगे तभी तो व्यापार हो पाएगा। अगर राजा खुश नहीं रहेंगे तो फिर व्यापार करने के लिए क्या कर देंगे? मना कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक व्यापार और व्यापारी। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले पढ़ाई है कि जो उत्तर है वहाँ पे काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, और वहाँ पर खूबसूरत बर्तन, ख़ास तौर से इनकी जो कटोरियाँ हैं, जो इनकी थालियाँ हैं, ज़्यादा प्रसिद्ध हुए ये सब चीज़, और यही सारे चीज़ क्या मिले हैं? पुरास्थलों को मिले भी हैं। तो यहाँ पे ये सवाल उठता है कि ये जगह पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ पर ये बनते होंगे सारे बर्तन, व्यापारी क्या करते होंगे? उनको बेचने के लिए अलग अलग जगहों पर लेके जाते होंगे, इसलिए ये अलग अलग स्थानों पर पाए गए हैं। ठीक है, अगर हम दक्षिण की बात करें, दक्षिण भारत जो है वो सोना के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। इसके अलावा मसाले, इसके अलावा काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए भी भारत जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, काली मिर्च जो है ना, रोमन साम्राज्य में उसकी बहुत ज़्यादा मांग थी। ठीक है, काली मिर्च का डिमांड कहाँ पर था? रोमन साम्राज्य में सबसे ज़्यादा इसका डिमांड था, जिसको काला सोना भी कहा जाता था। ठीक है, और व्यापारी क्या करते थे? इन सारे सामानों को समुद्री जहाज़ों के रास्ते या फिर सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। ठीक है, सारा सामान कहाँ लेके आते थे ये लोग? रोम लेके आते थे। और दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं। हो सकता है कि शायद उन्होंने क्या किया होगा, यहाँ से ये सारी चीज़ें खरीदी होंगी और रोमन लोगों ने क्या दिया होगा? सोने के सिक्के दिया होगा ये सारे सामान खरीदने के लिए। ठीक है,
तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ हमारा बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। ठीक है, फिर यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे हम देखते हैं। तो जो व्यापारी थे ना, उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे समुद्री रास्ते खोज निकाले थे। ठीक है, और कुछ समुद्र के किनारे भी चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को भी पार करते थे। कुछ व्यापारी तो बंगाल की खाड़ी को पार करते थे, अरब सागर को भी क्या करते थे, पार करते थे। और जो नाविक होते थे, जो नाव चलाते थे, तो वो क्या करते थे, मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। क्योंकि मानसूनी हवा के वजह से अगर हवा जितनी फास्ट चलेगी तो जो नाव है वो भी उतनी फास्ट चलेगी, तो इसका फ़ायदा वो लोग उठाते थे। ठीक है, इसके अलावा अफ्रीका और अरब के जो पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। अफ्रीका से उनको कहाँ पर जाना है, अफ्रीका से उनको कहाँ पहुंचना है, अरब की तरफ पहुंचना है। तो उनको क्या, दक्षिण पश्चिमी जो मानसून होता था उसका वो लोग क्या करते थे, फ़ायदा उठाते थे। ठीक है, और लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का भी निर्माण किया जाता था, क्योंकि अफ्रीका से एशिया में आना है ना, बहुत मतलब कि कैसा था, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन उनके लिए होता था। इसलिए ये लोग क्या करते थे, मजबूत जहाज़ों का निर्माण करते थे। अब ये है आपका लास्ट टॉपिक, समुद्री तटों से लगे हुए राज्य। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कौन से राज्य जो हैं वो समुद्र तट से लगे हुए हैं। ठीक है, दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है, जैसे कि आप देख सकते हो इंडिया का जो तटीय भाग है ना, इंडिया में सबसे ज़्यादा दक्षिणी भाग जो है वो पूरा तटीय भाग है। इनमें से बहुत सारे पहाड़ हैं, पठार हैं और नदी के मैदान भी हैं वहाँ पर। ठीक है, नदियों के मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो जो कावेरी का मैदान है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। ठीक है, और जो मैदानी इलाके हैं उनका तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति भी हो चुकी है और काफ़ी उनके पास शक्ति भी आ चुकी है। ठीक है, ये बात कैसे पता चलती है, संगम की जो कविताएं हैं ना उसमें मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है और जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। ठीक है, मूवेंदार का मतलब क्या होता है, तीन मुखिया होता है। इस प्रकार से, इस प्रयोग से तीन शासक परिवारों के मुखियों के लिए किया गया है ना, कि मतलब कितने परिवार हैं, तीन शासक परिवार के मुखियों के लिए किया गया है, इसलिए क्या कहा गया है, तीन मुखिया। ठीक है, ये थे चोल, चेर और पांड्या, नाम आपने सुना ही होगा, है ना। तो ये तीन परिवार के मुखिया थे। ठीक है, जो 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते हैं और इनके बारे में आप क्लास 7th में एकदम डिटेल में पढ़ोगे। ये जो तीन मुखिया होते थे उनके अपने क्या होते थे, दो दो सत्ता के केंद्र भी होते थे। ठीक है, जिसमें से एक जो होता था वो तटीय हिस्सा होता था और दूसरा जो होता था वो अंदरूनी हिस्सा होता था। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल कितने केंद्र हो जाएंगे, अगर एक मुखिया का दो दो केंद्र हैं तो तीन मुखिया कितने हो जाएंगे, 6 केंद्रों में से दो जो होता था महत्वपूर्ण केंद्र होता था, है ना। तो तीन मुखिया के 6 केंद्र, तो 6 केंद्र में से दो जो था सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, एक था चोलों का पत्तन पुहार, ठीक है, या फिर कावेरीपट्टिनम, ये अभी बहुत फेमस है कावेरीपट्टनम, है ना। और दूसरा जो होती थी पांड्यों की राजधानी मदुरै। ठीक है, इसको मदुरै बोलते हैं, आज भी मदुरै बहुत ज़्यादा फेमस है ना। तो पांड्यों की राजधानी थी ये मदुरै। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये जो मुखिया होते थे लोगों से क्या करते थे, नियमित कर के बजाय वो टैक्स नहीं लेते थे, उसके बजाय क्या करते थे, उपहारों की मांग करते थे, उनको उपहार चाहिए। ठीक है, और कभी कभी क्या करते थे ये लोग, सैनिक अभियानों पर भी निकल जाते थे। ठीक है, तो आसपास के इलाकों में क्या करते थे, शुल्क वसूल करके वो लाते थे। ठीक है, इनमें से जो कुछ धन वो क्या करते थे, अपने पास रखते थे
और बाकी के जो धन होते थे समर्थकों को, नात रिश्तेदारों को, सिपाहियों को तथा कवियों के बीच में बांट देते थे। ठीक है। अनेक संगम कवियों ने इन मुखियों की प्रशंसा में कविता भी लिखी हुई है। ठीक है। और जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे, सब इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। लगभग अगर हम 200 वर्ष के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। क्या नाम था उसका? सातवाहन नामक एक राजवंश था। ठीक है। सातवाहन जो थे उसका जो प्रमुख राजा जो था गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी था। ठीक है। गौतमी का पुत्र था, उसका नाम क्या था? श्री सतकर्णी। ठीक है। तो इसके बारे में हम उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। इसके बारे में मालूम कहाँ चलता है? तो गौतमी बलश्री, ठीक है, दान किया गया एक अभिलेख है, उससे पता चलता है। और क्या मालूम चलता है कि वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणी पथ के स्वामी कहे जाते थे। ठीक है। और दक्षिणी पथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। तो ये जो सातवाहन है वो कहाँ पे थे? दक्षिण में थे। ठीक है, दक्षिणी पथ पे। और जो पूरा का पूरा दक्षिण क्षेत्र है ना, इसी के नाम से प्रचलित हो गया, दक्षिणी पथ के नाम से प्रचलित हो गया। ठीक है। इसके अलावा श्री सतकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर भी अपनी सेनाएं भेजी। ठीक है। तो ये चैप्टर जो है यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये दिया गया है इसको भी पढ़ लेते हैं। तो था ना ये इंटरेस्टिंग चैप्टर कि कैसे हमने किस प्रकार से पहले लोहे के बारे में पढ़ा, फिर उस गांव में कौन से लोग रहते थे उनके बारे में पढ़ा, फिर कैसे कैसे इन्होंने अपना व्यापार को आगे बढ़ाया इसके बारे में पढ़ा, फिर उसके मुखिया कौन होते थे, किसने किसने पार्टिसिपेट किया व्यापार में, है ना। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे रेशम मार्ग और कुषाण के बारे में दिया हुआ है। ठीक है। तो कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि ये जो रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के ज़रिए लाभ मिलता था, है ना। क्योंकि देखो कहीं जहाँ पर बिज़नेस हो रहा है, तो बिज़नेस अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो बीच में अगर रास्ते पे क्या कर दिया जाए, कब्ज़ा कर लिया जाए, उस रास्ते को अपने अंडर में ले लिया जाए, तो फिर उनको क्या मिलेगा? बहुत सारा कर मिलेगा, तोहफा मिलेगा। ठीक है। तो शासक क्या करते थे, इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा भी देते थे। ठीक है। तो शासक वगैरह क्या करते थे कि उनकी रक्षा भी करते थे, कि बीच में कहीं लुटेरे वगैरह हैं तो उनकी रक्षा करते थे। तो उनको क्या मिलता था? गिफ्ट वगैरह मिलता था, इसलिए वो उनकी काम करते थे। ठीक है। तो सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला सबसे जो प्रसिद्ध शासक था उसका नाम क्या था? कुषाण थे वो। ठीक है, कुषाण थे। और करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। किसका? कुषाण का। ठीक है। पेशावर और मथुरा ये दो जो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है। और इनके ही शासनकाल में क्या हुआ, सिल्क रूट की एक जो शाखा है वो मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने तक जाती थी। ठीक है, मध्य एशिया से लेकर सिंधु नदी तक जाती थी और फिर वहाँ पर जहाज़ों के द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमान साम्राज्य तक पहुँचाता था। तो ये है रेशम मार्ग और कुषाण की स्टोरी। तो ये जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म हो गया है। ठीक है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया है कि तमिल के जो बड़े भूस्वामी को क्या कहते थे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे। ठीक है, इसके बाद जो ग्राम भोजगा की ज़मीन पर प्रायः डैश द्वारा खेती की जाती थी, कौन खेती करता था वो बताना है आपको।
तमिल के जो हलवाई होते थे उनको क्या कहते थे? जो गृहपति होते थे उनको भी डैश भूस्वामी होते थे। किसके भूस्वामी होते थे वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहे लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।